Good morning, all of you. Today I shall teach you about the inorganic chemistry, coordination chemistry. जैसा कि पिछली कक्षा में मैं आपको पढ़ा रहा था एप्लीकेशन ऑफ CFSI, जिसमें आपको बताया गया हाइड्रेशन एनर्जी के विषय में कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप यह जानिए हाइड्रेशन एनर्जी का निचोड़ बताया गया। दूसरा एप्लीकेशन चल रहा है CFSI का, इसको आप पहले क्लियर कर लीजिए CFSI होता क्या है। क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी के तहत हम ये निकालेंगे कि कौन सा इनवर्स स्पाइनल कौन सा नॉर्मल। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पाइनल को मैंने दो भागों में बांटा हुआ है, एक नॉर्मल स्पाइनल और एक इनवर्स स्पाइनल बांटा हुआ है। नॉर्मल स्पाइनल का मतलब होता है कि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी मौजूद है वह ऑलरेडी सेम होने चाहिए। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से दे रहा है कि या सेम है कि और ये सारी चीजें तो अलग, यही मेजर है। अगर आपका यह सेम हो जा रहा है तो इसका मतलब वह नॉर्मल है। लेकिन यदि ये वाला भाग यहाँ और ये वाला भाग यहाँ चला रहा हो तो वह क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स। चलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। जैसे आपको निकालना हो, अब आपको हम दिखा दें थोड़ी सी, अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो नॉर्मल स्पाइनल की तो लिख सकते हैं व्हेन इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल नहीं, एक्स्ट्रा ऑक्टाहेड्रल, व्हेन इन ऑक्टाहेड्रल सेम cation that is A++ / B3+, यानी when in octahedral same cation that is A++ or B3+, इसमें से कोई एक चाहिए और चाहिए प्रेजेंट क्या हो जाए? प्रेजेंट हो जाए। दैट इज known as normal spinal ऐसे कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल स्पाइनल होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे ए हो और चाहे वो हो, ये चीजें मैंने आपको दिखाया। चलिए ठीक है, ये आपका एल्टी पॉइंट है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। ये कैसे? वेन इन ऑक्टाहेड्रल सेम केटायन, ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन पे सेम केटायन होना चाहिए, चाहे ये है और चाहे ये रहे। तब तो यह मान करके चलिएगा कि वह नॉर्मल स्पाइनल होगा। नॉर्मल स्पाइनल में नोट करने वाली मैटर यह है, ऑलवेज मेटल साइज स्मॉल। मेटल की साइज क्या होगी? स्मॉल होगी। ऑलवेज मेटल की साइज क्या होगी? स्मॉल रहती है। इस चीज को केयर रखिए। ऑलवेज मेटल साइज स्मॉल, मेटल की साइज ऑलवेज क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। उसके बाद आते हैं जैसे आपका ए नॉर्मल या इनवर्स स्पाइनल।
इनवर्स स्पाइनल का डिफिनेशन होगा व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आल्सो कंटेनिंग जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन किया, व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आल्सो कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ आयन, मेटल आयन, मेटल केटायन, यानी A++ भी हो और B3+ भी हो, ऐसा कंटेन किए हो तो दैट इज नोन एज इनवर्स स्पाइनल। तो इसे हम क्या कहेंगे? इनवर्स स्पाइनल कहेंगे। जैसे यहां आपका B++ आ जाए और यहां आपका ये आ जाए और ये, तो ये आपका लैटिस पॉइंट है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल और ये आपका टेट्राहेड्रल। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, नॉर्मल स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल, इसका मात्र तरीका पहचानने का यह है कि यदि आपका ये बीच में सेम हो जाए तो वह क्या हो जाएगा? नॉर्मल। और ऐसे केस में जो वाइट से होता है उसकी साइज छोटी होती है। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन इन ऑक्टाहेड्रल सेम केटायन दैट इज A++ B3+, यानी या तो ये 2+ या तो B3+ हो जाए, प्रेजेंट दैट इज नोन एज नॉर्मल स्पाइनल, उसे हम नॉर्मल स्पाइनल के नाम से जानेंगे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। लेकिन व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आल्सो कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ मेटल केटायन A2+ और B3- दैट इज नोन एज इनवर्स स्पाइनल, उसे हम क्या जानेंगे? इनवर्स स्पाइनल जानेंगे। लेकिन बात यहां पर यह है एप्लीकेशन ऑफ CFSE। CFSE का एप्लीकेशन क्या है? CFSE का क्या उपयोग है? यानी हमको नॉर्मल और इनवर्स तो जानना है, बट विद द हेल्प ऑफ CFSE, CFSE के सहारे जानना है। CFSE के मान को निकाल करके जानना है कि हम किस तरह से क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालें, और निकालने के बाद हमको यह पता लगाना होगा कि वह ऑलरेडी, सबसे पहले तो आप यह जानिए कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया रहे और आपको यह पता लगाना हो कि उसका CFSE क्या होगा, उसके CFSE का मान क्या होगा। इस चीज को पता लगाने के लिए हमको क्रिस्टल सेल स्प्लिटिंग जानना बहुत जरूरी होता है, जो पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आप जो मेटल एटम होगा उसको यह देखना होगा कि यह कितने टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर देता है। जनरली इनवर्स स्पाइनल या नॉर्मल स्पाइनल निकालने के लिए जनरली हम 2 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, 3 और 2, ये ऑक्सीडेशन नंबर उसका लेते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट
या डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट हैं यह सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कंटेन किए रहते हैं, यानी एक बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे फिर दोबारा भी करते हैं। जैसे मैं आपको गिना भी दूँ, है कि नहीं, Fe2 प्लस फेरस, Fe3 प्लस फेरिक, Cu2 प्लस क्यूप्रिक, Cu1 प्लस क्यूप्रक, Hg1 प्लस मर्क्यूरियस, Hg2 प्लस मर्क्यूरिक, Mn2 प्लस मैग्नस, Mn4 प्लस मैग्नीस, Sm2 प्लस सिस्टेनस, Sn4 प्लस सिस्टेनिक, Au2 प्लस आरस, Au3 प्लस आरिक। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, है कि नहीं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि बहुत टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर को कंटेन किए रहना, और वो कंटेन किए रहते हैं। तो इसको आप राइट कर लीजिए, व्हेन इन ऑक्साइड द सेम केटायन दैट इज ए प्लस प्लस B3 प्लस प्रेजेंट दैट इज नोन एज नॉर्मल स्पाइनल, इन्हें हम नॉर्मल स्पाइनल कहते हैं। ऑलवेज मेटल साइज स्मॉल में रहती है। इनवर्स स्पाइनल व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेनिंग 2 टाइप्स ऑफ मेटल केटायन। तो इस तरह से यहाँ पर ये इज नोन एज इनवर्स स्पाइनल, यह आपका इनवर्स स्पाइनल हो गया। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल के सारे कैसे निकालेंगे इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर दिया रहे तो हम उसका कैसे ही CFSI के तहत निकाल करके यह कैसे जानेंगे कि यह नॉर्मल स्पाइनल है कि इनवर्स स्पाइनल है। जैसे मान करके चलिए दिया हुआ है आपका Mn3O4, ऐसे दे दिया, Mn3O4 दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि आप यह बताइए जनाब कि यह नॉर्मल स्पाइनल है कि इनवर्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है और बड़े ही मजेदार चैप्टर है, देखिएगा। सबसे पहले आप Mn3O4 को Mn कर लीजिए, Mn कर लीजिए, Mn2O4 कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप? सबसे पहले आप Mn3O4 को Mn2 कर लीजिए और Mn2O4 कर लीजिए। सही हो गया, इतना कर लिए, ठीक है। अब देखिए करते क्या है हम ना, इसको हम जैसे जैसे कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स आपको दिया रहे उसको आप अन्वय कर लीजिए संस्कृत की भाषा में, उसको आप बांट दीजिए, यानी Mn Mn2O4 कर दीजिए। अब इसमें आप देखेंगे इनको मैं सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर कर लिया और इनको मैंने थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर कर लिया। क्लियर? अब बारी बारी से हम इनका CFSI निकालेंगे, यानी मैग्नीज का CFSI सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर पर और मैग्नीज का थर्ड ऑक्सीडेशन पर CFSI निकालेंगे। अलग अलग CFSI निकालेंगे और अलग अलग पोजीशन पे निकालेंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर पर, अलग अलग पोजीशन पे ऑक्टाइडल पर भी निकालेंगे, टेट्राहेड्रल पर भी निकालेंगे। अब उसके बाद हम यह देखेंगे कि इसका CFSI का मान किस पोजीशन पर, यानी ऑक्टाहेड्रल पर कि टेट्राहेड्रल पर, किस पोजीशन पर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, इस चीज़ को देखेंगे ना। देखिए कैसे, आप यहाँ पर देखिएगा, तो आप यहाँ पर लिखिए Mn2+ अगर हो जाए, क्या हो जाए Mn2+, यानी 25 Mn और +2। पहले तो सिस्टम देखिए कि Mn2+ पर वह क्या बताएगा और Mn3+ पर वह क्या बताएगा। अगर वह Mn2+ हो गया तो आप ये जानते हैं कि दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 हो गए और 20 और 5 25 हो गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 ना, 25 हो गया।
अब ये क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दीजिए। आप कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे? 3 बड़ा कि 4 बड़ा? तो आप कहेंगे कि सर 4 बड़ा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में 3 बड़ा चल रहा हो। नहीं, 3 बड़ा नहीं होता है, 4 बड़ा होता है। तो 3 बड़ा कि 4? आप कहेंगे 4, हम कहेंगे कि आप पहले 3 लिखेंगे कि 4, नहीं तो आप कहेंगे कि सर हम पहले 3 लिखेंगे तो 4। हमने कहा कि बाहर में 4 पड़ा कि नहीं पड़ा, तो आपने कहा कि सर इसका बाहरी कोश 4 पड़ रहा है और किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी का इलेक्ट्रॉन ही तो निकला है, तो सबसे बाहर का ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेगा, तो यह हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d5। यह ऐसा आपको लग रहा था कि यह बाहर में है, नहीं ये बाहर, क्योंकि मुझको इसको इधर लिखना चाहिए था, इसको उधर लिखना चाहिए था, यानी सिस्टम इस तरह से करना चाहिए था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s0, ये करना चाहिए था। हाँ भाई, क्या करना चाहिए था? 4s0, इसको 45 तरह समझिएगा, 4s0। चलिए अब 20 की अंदर की बात करते हैं। तो 2 2 4, 6 4 10, 2 12 6 18, यहाँ तक का मैटर आर्गन ले लेता है। कौन ले लेता है? आर्गन। और फिर यहाँ पे 4s0 हो गया और ये आपका 3d5 हो गया, यानी यहाँ पर 25 Mn 2 यानी +2 यह बता रहा है कि यह सिस्टम जो है D5 का है। किसका सिस्टम है? D5 का है। चलो इसी समय मैं इधर आता हूँ और यह चेक करने की कोशिश करता हूँ कि D5 सिस्टम Mn 2+ ऑक्सीडेशन नंबर, यह चेक करने की कोशिश करूँगा कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल पर इसका CFSI का मान क्या होगा। क्या यह Mn 2+ ऑलरेडी कहाँ पर, किस पोजीशन पर स्टेबल है? ऑक्टाहेड्रल पर है कि टेट्राहेड्रल पर है? चलिए, तो हमने यहाँ पर लिखा आपका ऑक्टाहेड्रल। क्या लिखा? ऑक्टाहेड्रल। इस पोजीशन लिख रहा हूँ और हमने यहाँ पर लिख दिया आपका टेट्राहेड्रल, यानी यहाँ पे मैं पोजीशन ही लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल लिखा है। इस चीज़ को केयर करिएगा आप। अब मुझे सिस्टम जो मिला हुआ है वह Mn मिला हुआ है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड है और सिस्टम के रूप में मेरे पास D5 है। क्या है? D5। अब इस D5 के केस में हम देखेंगे, बेटा जी आप यह जानते हैं कि T2G ग्राउंड स्टेट में होता है और Eg जो होता है वह एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो T2G5 का मतलब हाई स्पिन में ही। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, स्पाइनल निकालते समय हमको यह मालूम होना चाहिए कि जब भी हम CFSI मान निकालेंगे वह हमेशा हाई स्पिन में ही निकालेंगे। बड़ा ही अच्छी बात है। स्पाइनल निकालते समय, स्पाइनल चेक करते समय हम हमेशा यह ध्यान देंगे कि जब भी CFSI का मान निकालेंगे वह हमेशा के लिए हम हाई स्पीड में ही निकालेंगे, क्योंकि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि टेट्राहेड्रल के केस में केवल हाई स्पिन होता है। एज्यूम दैट, अगर मान लीजिए कि आपने ऑक्टाहेड्रल में CFSI लो स्पिन में निकाल दिया तो टेट्राहेड्रल में तो लो स्पिन बनता ही नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बड़ी बात यह है कि जो स्पिन में आप ऑक्टाहेड्रल का निकालेंगे स्पाइनल, उसी ही स्पिन में आप टेट्राहेड्रल का निकालेंगे
और शर्त यह है कि टेट्राहेड्रल में केवल हाई स्पिन होता है, इसलिए हमें मजबूरी बस ऑक्टाहेड्रल में भी हाई स्पिन में ही निकालना होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ E ग्राउंड में T2 ऊपर G हट जाता है, G रेड हट जाता है। क्लियर? बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ी ही आराम से आपको बता रहे हैं। आप इसको चाहेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वाइड्स कैसे निकालते हैं। अब आपको आनंद आ रहा हो या ना आ रहा, लेकिन मुझे समझाने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब ये T2G3 होगा और Eg2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाई स्पिन होता है वह हुंड के नियमों का पालन करता है, और हुंड का नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से भरा जाता है, यदि बचता है तभी जोड़ा बनाया जाता है। यहाँ भी वही कंडीशन, T2 हो गया और T2 हो गए, है कि? अब देखिए देखते हैं कैसे करते हैं आप। ऑक्टाहेड्रल में CFSE का मान कैसे निकालेंगे हम, इसको देखिएगा। डेल O ऐसे -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 करेंगे जब आप इसको सॉल्व, तो -1.2 प्लस 1.2 बराबर क्या आ गया? 0। वाह भाई वाह, 0 आ गया है। ये तो 0 आ गया। अब जैसे ही 0 आया, इसका मतलब कि D5 CFSE का मान 0 आना, यानी इससे भी ज़्यादा है। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ डेल T करके करते हैं, लेकिन डेल O में जब इसकी यूनिट निकालेंगे तो आपने देखा था कि वहाँ जब हम CFSE निकाल रहे थे तो हमने वहाँ लिखा हुआ था -0.6p प्लस 0.4 क्यूब डेल T, बट फार्मूला चेंज, क्योंकि जब डेल T को डेल O में चेंज करेंगे, यह सारी यूनिट डेल O में है, इसलिए इनकी भी यूनिट डेल O में रहनी चाहिए, और इसके लिए मुझको यूज करना होगा 0.27p प्लस 0.18q, और ये हो जाएगा डेल O, ये हो जाएगा। तो डेल T का मान जब हम डेल O में बदलते हैं तो ऑलरेडी यह मान आ जाता है, लेकिन जब वहाँ डेल T लिखते तो फार्मूला चेंज रहता, और फार्मूला चेंज रह करके यह होता -0.6 p हो जाता और प्लस 0.4 q डेल T हो जाता। बट डेल T का यूनिट बदल करके जब हम डेल O लिखेंगे, ऐसी स्थिति में हम इसको यूज करेंगे। अब इसमें भी मान निकालते हैं तो यह आ जाएगा 0.27। अब यहाँ भी आपको डेल O ही कहना होगा, या आप मान लीजिए डेल T का मान निकाल ही रहे हैं, बट डेल O के केस में कोई फर्क नहीं। 2 प्लस 0.18 इंटू 3, 27 दूना 54 हो गया, 0.54 प्लस 0.54 18 3 54, ये आपका माइनस वैल्यू है, इसको केयर करना है, प्लस माइनस से माइनस हो गया, 0 हो गया। क्या बात है? हमने यहाँ पर देखा कि दोनों वैल्यू, चाहे वह टेट्राहेड्रल पे हो और चाहे वह ऑक्टाहेड्रल पर हो, यह दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीज जब ऑक्सीडेशन नंबर 2 दे रहा है तो वह ऑक्टाहेड्रल पर भी रह सकता है और टेट्राहेड्रल पर भी रह सकता है, यानी यह दोनों पोजीशन पर सेम स्टेबल है। लेकिन अब इसकी संख्या तो एक ही है, यहाँ देख सकते हैं। जब इसकी संख्या एक ही है तो या तो हम इसे ऑक्टाहेड्रल पर रखें और या तो हम इसे टेट्राहेड्रल पर रखें, क्योंकि यह दोनों पोजीशन पर सेम ही आ रहा है, तो एक ही जगह रखा जा सकता है। अब चेक कर लिया जाए Mn 3 प्लस 4,
तो जब हम 25 Mn प्लस 3 करेंगे तो ऐसे केस में यह D4 हो जाएगा, क्योंकि यह आर्गन हो जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। D4 सिस्टम हो गया। यानी आपने देखा Mn3 का जो केस है वह D5 न हो करके D4 हो गया। अब इस D4 को भी चेक करते हैं कि यह ऑक्टाहेड्रल पर क्या बताएगा और टेट्राहेड्रल पर क्या बताएगा, इसको चेक करते हैं कि यह ऑक्टाहेड्रल पर क्या बताएगा और टेट्राहेड्रल पर क्या बताएगा। और इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, -0 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए भाई, है कि नहीं। तो T2G3 और Eg1 हो गया, 3 और 1 4, ये हो गया। अब जैसे ही हम ये करेंगे, अब मैं इसका सिर्फ ऐसे ही निकाल लेता हूँ। तो ये -0.4 × 3 प्लस 0.6 × 1, तो -1.2 प्लस 0.6 बराबर -0.6 डेल ओ। देख लीजिए कितना आ गया, -0.6 डेल ओ आ गया। क्लियर हो गया। और यहाँ निकालेंगे तो E कर देंगे और T2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और यह भी हो जाएगा 2, है कि नहीं। और इस तरह से हम यहाँ पर पाएंगे कि -0.27 × 2 प्लस 0.18 × 2, तो -0.54 प्लस 0.36, और तो ये आपका गया 14 में 6 गए 8, 4 में से 3 गए 1, -0.18 डेल ओ। तो आपने यह देखा कि जब D4 का निकाला गया तो ऑक्टाहेड्रल के केस में यह -0.6 डेल ओ बता रहा है और यह इस केस में -0.18 डेल ओ बता रहा है। ऐसी स्थिति आई है। तो आप अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि माइनस वैल्यू जितना ही कम होती है उतना ही अधिक मानी जाती है। तो यहाँ माइनस वैल्यू जितना कम है उतना अधिक, यानी यह मोर स्टेबल है। यानी कहने का मतलब Mn3 इज more stable in octahedral position. octahedral position पर Mn3 प्लस जो है वह मोर स्टेबल है कंपैरिजन देन टेट्राहेड्रल के केस में। इसका मतलब यहाँ पे हमको यह पता चला कि Mn2 जो था, यह Mn2 ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल पे भी रह सकता है और टेट्राहेड्रल पर भी रह सकता है, बट इसकी संख्या 1 है। लेकिन Mn3 प्लस केवल अगर रह सकता है तो केवल ऑक्टाहेड्रल पर रह सकता है, वह टेट्राहेड्रल पर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह बना कि हम ऑक्सीसेटोन सेकेंड वाले को अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि Mn3 वाला केवल ही अंदर रह सकता है। इसलिए यह कौन सा स्पाइनल बना, नॉर्मल स्पाइनल बना। इसलिए बना क्योंकि जो Mn3 था एक प्रकार का मेटल कैटायन Mn के ऊपर 3 प्लस, वह केवल ऑक्टाहेड्रल पर ही रह सकता है, टेट्राहेड्रल पे नहीं रह सकता। मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर केवल एक ही टाइप का स्पाइनल आ रहा है, एक ही टाइप का कैटायन आ रहा है।
इसलिए यह नॉर्मल स्पाइनल हो रहा है, जबकि अगर अंदर आता तो टेट्राहेड्रल हो जाता। राइट कर लीजिए। एक बार मैं आपको डिटेल समझा दे रहा हूं, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। स्पाइनल निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको दिया रहेगा कंपाउंड, मेटल कंपाउंड जो भी दिया रहेगा, उसको आपको इस तरह से लिखना होगा। और जैसे ही आप इसको इस तरह से लिखेंगे, तुरंत उसमें आपको यह देखना होगा कि कौन किसका क्या बन रहा है। इस तरह से है कि नहीं? हाँ, क्या इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? आप ये करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद दोनों टाइप में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके यह चेक करने की कोशिश करेंगे किस पोजीशन पे कौन सा ऑक्टाहेड्रल दे रहा है, कौन सा सिस्टम दे रहा है। और जैसे ही आप सिस्टम को निकाल लेंगे, D4 या D5 निकाल लेंगे, तुरंत तब यह चेक करेंगे कि यह किस पोजीशन पर ऑक्टाहेड्रल दे रहा है और टेट्राहेड्रल किस पोजीशन पर स्टेबल हो रहा है। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैंने सिस्टम को चेक किया। फिर सिस्टम को चेक करने के बाद मैंने पाया कि एक D5 सिस्टम था और एक D4 सिस्टम था। इस तरह से D5 सिस्टम और D4 सिस्टम, ये हो गया। और तुरंत इसके बाद मैंने देखा कि D5 सिस्टम को कैलकुलेशन किया CFSE को। जैसे ही CFSE कैलकुलेशन किया मैंने पाया कि D5 सिस्टम both position octahedral as well as tetrahedral also containing the same value, same value प्राप्त हो रही। So that we consider you can put the manganese second in both position, octahedral as well as tetrahedral. But we can find is another type of atom, metal atom के time manganese 34, also electronic configuration T2 G3 G1 and E2 and T2 here, and calculation the CFSE here. Then values are found on the position of octahedral -0.6 delo and tetrahedral condition -0.18 delo. So in this cases we consider the minus value is more large than less, or if the minus value is less then will be more. So that we consider here D5 system -0.6 delo. Really we can find manganese D4 system also having more stable in octahedral position, and these positions also having the two metal atom. So two metal atom also here, so that we confirm that in the coordination is pair putting the manganese third, यानी हमने पाया कि मैग्नीज थर्ड केवल कोऑर्डिनेशन पोजीशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रह सकता है और रहने के लिए टेट्राहेड्रल भी रह सकता है। बट जनाब मैग्नीज थर्ड टेट्राहेड्रल पोजीशन पर नहीं जाएगा, मैग्नीज सेकंड जाएगा। इसलिए यह निचोड़ हो गया कि जो मैग्नीज थर्ड है वह केवल
ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पर ही रहेगा और हमेशा के लिए वह केवल नॉर्मल स्पाइनल ही बनाएगा। राइट कर लीजिए। और एग्जाम्पल देख लीजिए दूसरा, CO3O4 CO3O4 देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने जो आपको बताया था उसी तरह से तुरंत ये कर दीजिए। CO इसको सेकेंड, फिर CO2 थर्ड और O4। तुरंत ऐसा कर लिया करिए, ठीक है। CO CO2 और O4 कर लीजिए ना। अब देखिए सिस्टम निकालिए सबसे पहले। तो आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए 27 CO, that is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 30 हो गए और 3d7 27 हो गए, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 ना, ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको बड़ी 3d7 हो गया इस तरह से। अब आगे देख लीजिए आप आर्गन, ये आपका 3d7 4s2 ऐसा कर लीजिए ना, 3d7 4s2 कर लीजिए तब सही रहेगा। अब यहाँ पर 27 CO2 प्लस 27 CO प्लस 2 यहाँ पे इसके लिए तो ये आपका आर्गन 3d7 4s0, ठीक। ये हो गया क्लियर। अब ये आपको जो सिस्टम मिल रहा है वो D7 का मिल रहा है, तो फिर आप करेंगे वही ऑक्टाहेड्रल और क्या करेंगे टेट्राहेड्रल ना, और D7 करेंगे। क्या लिखेंगे CO सेकेंड D7 ना। अब T2 जी इजी, और यहाँ पे E फिलहाल इसको क्लियर कर लेते हैं तो उस पर जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 2 5 3 2 5 हो गया।
ठीक है, तो इसका मतलब 3 इसमें तो यहाँ 5, और यहाँ पे आप ऐसे देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो T2 जी 5 TG 2 ना, ये तरीका हो गया। T2 जी 5 TG 2। तो आप यहाँ पर ये देखिए -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 ना, तो -2.0 प्लस 1.2 -0.8 डेल ओम, सही है ना। ये यहाँ पर E में 2 है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, T4 T2 3 -0.27 इंटू 4 प्लस 0.18 इंटू 3, तो 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, फिर 8 हाथ से लगा दो, 4 दूनी 8 2 10, ठीक, प्लस 18 तिरिक 54, तो यह आएगा -8 में 4 के 4, 10 में से 5 के 5, 4 4 5 15, ठीक है, डेलो ये आ गया। ठीक, CO थर्ड भी निकाल लेते हैं, या ऐसे ही देखिए माइनस वैल्यू जितना ही कम होगी उतना ही ज़्यादा, तो ये क्लियर हो गया। CO सेकेंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल पर क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, और टेट्राहेड्रल पर क्या है, कम है कि नहीं। लेकिन अभी हमको और देखना होगा, तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ठीक, अब उसके बाद आप इस पर आइए CO थर्ड पर, CO थर्ड पर आइए, लेकिन अब जब CO थर्ड निकालेंगे तभी क्लियर होगा। अभी तो ये बता रहा है कि ऑक्टाहेड्रल पे ज़्यादा स्टेबल, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी हो सकता है CO थर्ड इनसे भी ज़्यादा आ जाए। तो जब हम CO थर्ड करेंगे तो 3D6 हो जाएगा ये ना, CO थर्ड 3D6 हो जाएगा। T2G EG, तो CO थर्ड यानी सिस्टम आपका D6, और जब D6 होगा तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 का मतलब होगा T2G4 TG2, ये हो जाएगा, तो -0.4 इंटू 4 और 0.6 इंटू 2, -1.6 प्लस 1.2 पावर -0.4 डेल ओम, ये हो गया। और यहाँ भी E, यहाँ पे T2 1 2 3 4 5 6, then E3 T2 3,
तो माइनस 0.27 इंटू 3, 0.18 इंटू 3, तो 0.81 और 0.54, ये हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका क्या गया, 11 में 4 गए 7, 7 में 7 गए तो 2 डेढ़। अब आप ये देख सकते हैं माइनस वाले जितना कम, तो आप इनकी भी कंपैरिजन देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल का भी और टेट्राहेड्रल पे कोबाल्ट सेकेंड और कोबाल्ट थर्ड की तुलना कर लीजिए। तो आप यहाँ पर यह पा रहे हैं कि जो आपका कोबाल्ट थर्ड है यह ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल पर सबसे ज़्यादा स्टेबल है पूरी की पूरी CFSE में। मीन्स दैट CO थर्ड is highest stable on the octahedral occupied। अगर मैं CO थर्ड को ऑक्टाहेड्रल पर ऑक्युपाई करेंगे तो हमने पाया कि यह सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों भाई? इसलिए यह बना आपका CO सेकेंड और CO थर्ड और O फोर्थ, ये बने। और यह कैसा हो गया? नॉर्मल स्पाइनल। क्या हो गया ये? नॉर्मल स्पाइनल। तो आप सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा उसके मेटल को दो भागों में बांटेंगे, सेकेंड और थर्ड में बांटेंगे। सेकेंड और थर्ड में बांटने के बाद सेकेंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो आपको एक सिस्टम पता चलेगा और जैसे ही आपने इस सिस्टम को निकाला तुरंत आपको यह आइडिया होगा, उसे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पर बारी बारी से उसका CFSE का मान निकालेंगे। जब आप इसके CFSE का मान निकालने लगेंगे तो आप यह पाएंगे कि एक वैल्यू पाएंगे और उस वैल्यू को आप देखेंगे। उस वैल्यू में आप यह देखेंगे कि आपने पाया माइनस 0.8 डेलो और आपने पाया माइनस 0.54 डेलो। इस कंडीशन में यहाँ लग रहा था कोबाल्ट सेकेंड ऑक्टाहेड्रल पर ऑलरेडी ऑक्युपाई कर जाएगा, बट जैसे ही मैंने CO थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और सिस्टम मुझे D6 का मिला तो मुझे वहाँ पर यह लगा कि ऑलरेडी यह सिस्टम ये बता रहा है। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और तुरंत मैंने ये निकाला। मैंने ओवरऑल देखा कि सबसे कम वैल्यू ऑक्टाहेड्रल पर कोबाल्ट थर्ड की थी, इसलिए यह हाई वैल्यू मानी जाएगी। और जब यह हाई वैल्यू मानी जाएगी इसीलिए मैंने लिखा कोबाल्ट थर्ड इज द हाईएस्ट स्टेबल ऑन द ऑक्टाहेड्रल ऑक्युपाई। कोबाल्ट थर्ड ऑक्टाहेड्रल ऑक्युपाई पर मोर स्टेबल है, इसलिए यह नॉर्मल स्पाइनल होगा। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल पर इसको मैंने रख दिया, सेम के टाइम तैयार हो गया और ये हो गया। तो छात्रों, आपको इसी तरह से ये निकालना रहता है, आपको इसी तरह से इसको पढ़ना रहता है। आपको इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आता है CFSE के तहत कि कैसे नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल को हम निकालेंगे। अभी मैंने इनवर्स स्पाइनल का कोई एग्जाम्पल आपको नहीं दिखाया है, मैं इनवर्स स्पाइनल का एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट टाइम में दिखाएंगे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में मैं आपको इनवर्स स्पाइनल जरूर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको
आज मैंने आपकी इस क्लास में इस पैनल को डिटेल पढ़ाया। इस पैनल कैसे बनता है, वाइड्स कैसे बनती है, किस तरह से इस पैनल को समझा जाता है, वाइड्स को समझा जाता है, कैसे हम सिर्फ SI के तहत उसका यूज़ करते हुए किस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपके हवाले किया हुआ है। और आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करिए और इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाइए। ऑनलाइन क्लास को आप अच्छे से पढ़ा करिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए। इनवर्स और नॉर्मल स्पाइनल या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको BSc ही तक नहीं, आगे भी जा कर के उचित लाभ देंगे। यहाँ एक उचित आपको प्रोग्रेस करेंगे। कंपटीशन में भी ये पूछता है। BSc थर्ड ईयर हमारे MSc के एंट्रेंस भी देंगे। फॉर्म भी अप्लाई PGAT UGAT का आया भी हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भरा भी जा रहे फॉर्म। आप भरेंगे, एक ही फॉर्म से 2 सब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप उसमें देखेंगे कि जैसे ही आप भरेंगे आपको पढ़ने के लिए आएगा, आप कैसे इसको निकालेंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। यदि केमिस्ट्री से आप MSc करना चाहते हैं तो आप इसको पढ़िए और डिटेल आप इसको मैं टेक्निक बताता हूँ कैसे क्या निकाला जाता है। इस चीज़ को रूल को फॉलो करिए और कोशिश यह करिए कि आप उस एंट्रेंस को निकालने में सक्षम रहें, ताकि आप एक अच्छी संस्था से, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हमारा भी नाम गौरवान्वित हो, आप अपने माँ बाप का भी नाम गौरवान्वित करें। और इस तरह से आप अपनी एक फाइल बना लीजिए, एक रिकॉर्ड बना लीजिए और उस रिकॉर्ड के अंदर ये सारे मैटर को आप रखा करिए, लिखा करिए, नोट्स बनाएंगे। नोट्स आपका जितना ही सुंदर होगा, जितना ही अच्छा होगा, आपको पढ़ने में उतना ही आनंद आएगा। इसलिए कृपया करके आप इसको पढ़ा करिए, मजबूती के साथ पढ़ा करिए, नोट्स बनाइए। और मैं इनवर्स पैनल लेकर के अगली वीडियो में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।